हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समय की क्रॉनिकल जो जून मंथ की है उसको कवर करने वाले हैं और इसमें 27 अप्रैल 2026 तक के घटनाक्रम दिए गए हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय वाला पार्ट कवर किया था और आज हम यहाँ पे विविध वाला कवर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला और ये जो जितने भी करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगी आप लोगों को, प्लीज़ इसका रिवीजन जरूर करते रहिए। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है बसरा स्मारक में 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम शामिल किए गए। तो बसरा है कहाँ पे? सबसे पहले ये जानना जरूरी हो गया कि बसरा स्मारक है कहाँ पे। ये कहाँ पे है? इराक में है। कहाँ पे है? इराक में है। पूछ सकता है कि बसरा, क्योंकि चर्चा में है तो जरूर पूछ सकता है, फैक्ट के तौर पे भी पूछ सकता है। तो बसरा स्मारक कहाँ है? इराक में है। अब यहाँ पे हुआ क्या था? तो क्या था कि प्रथम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे जो हमारे भारतीय जवान थे वो क्या हुए? शहीद हो गए, लेकिन उन लोगों को वो पहचान नहीं मिल पाई जो उसके हकदार थे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग, जिसको कहते हैं CWGC, की पहल के तहत इराक में बसरा स्मारक में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने भी मारे गए भारतीय सैनिक थे, मतलब लगभग 33,000 के आसपास भारतीय सैनिकों के नामों को डिजिटल पैनल के माध्यम से शामिल किया गया है। तो 33,000 भारतीय सैनिकों के नामों को क्या किया गया है? डिजिटल पैनल के माध्यम से उनके नाम, इन्होंने इतनी दूर जाकर, अपने देश से जाकर इतनी बहादुरी से जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य तथ्य दिए गए हैं। ऐतिहासिक चूक क्या? मेसोपोटामिया अभियान में जान गंवाने वाले लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों को स्मारक पर व्यक्तिगत रूप से नामित नहीं किया गया था, इसीलिए इनको ये पहचान दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिजिटल पैनल CWGC ने डिजिटल पैनल लॉन्च किए हैं जिसमें 46,000 से अधिक राष्ट्रमंडल कर्मियों के साथ भारतीय सैनिकों के नाम, रैंक, रेजिमेंट प्रदर्शित हैं। सुरक्षा कारण, इराक में सुरक्षा चिंताओं और सीमित पहुंच के कारण स्मारक का भौतिक नवीनीकरण संभव नहीं था। उस समय की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, मेसोपोटामिया अभियान के बारे में देख लेते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुख्य रूप से वर्तमान इराक में लड़ा गया था। तो मेसोपोटामिया अभियान क्या था? तो मेसोपोटामिया अभियान ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेन रूप से जो वर्तमान जो इराक है, लोकेशन जरूर देखिएगा मैप में जाके, आज आपका होमवर्क है कि इराक कहाँ पे है। मिडिल ईस्ट वाला जो थोड़ा रीजन है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्यूट बना रहता है जिसकी वजह से वो चर्चा में रहता है, तो इसलिए उसको एक बार रिवीजन ही हो जाएगा आपका। तो इराक जरूर देख लीजिएगा कहाँ पे है, जहाँ भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति का एक बड़ा हिस्सा बनाया था। इराक को ही पहले क्या कहते थे? मेसोपोटामिया कहते थे। अब इसको क्या कहने लगे हैं? इराक। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच के दौरान हुआ था। तो आज का जो इराक है उस क्षेत्र में ये लड़ा गया एक मिलिट्री मिशन था एक तरीके का। तो इसमें क्या था कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य जो तेल के कुओं पर कब्जा जो हो रहा था उसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसी संबंधित था। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया और बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, बाकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगला देख लेते हैं। भारत में हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य। भारत में हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य। अब 22 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार भारत ने सुरक्षित रक्त की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए दिसंबर 2026 तक हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने नहीं, बस ये कि भारत का एक लक्ष्य है कि हर जिले में क्या होना चाहिए? एक ब्लड सेंटर होना चाहिए। वर्तमान बुनियादी ढांचा तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि देश के लगभग 10% जिलों में अभी भी एक भी ब्लड सेंटर है ही नहीं। प्रमुख कमियां क्या हैं कि कई ब्लड सेंटर अभी भी ई रक्त कोष ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली, जिसको कहते हैं BBMS, से डिजिटल रूप से नहीं जुड़े हैं, जिससे वास्तविक समय की निगरानी प्रभावित होती है। तो प्राथमिकताएं, सरकार की प्राथमिकता 100% लाइसेंसिंग अनुपालन सुनिश्चित करना, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाना, शून्य संक्रमण TTIS के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आपको इतना याद रखना है कि भारत के हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें एक बात बस इतना समझिए कि ये क्यों किया जा रहा है। इमरजेंसी में जब मरीज को जरूरत हो तो तुरंत उनको खून मिल सके, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे ब्लड सेंटर अगर की जाने बच पाएंगी। 100% एक तरीके से ब्लड सुरक्षित भी रहेगा और डिजिटलीकरण से लगभग जोड़ने के इसका प्रयास किया जा रहा है। एक मिशन के तौर पे गवर्नमेंट इसका प्रयास कर रही है। ठीक है, इसलिए काम किया जा रहा है। अगला यहाँ पे ई रक्त कोष है क्या? तो यह भारत की ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रबंधन और सूचना प्रणाली है। TTIS रक्त आदान के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C, मतलब ये जरूर याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, ई रक्त कोष। ई रक्त कोष की अगर बात करूँ तो क्या है कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि जैसे किसी इमरजेंसी में आपको अचानक से O निगेटिव, मान लीजिए कोई भी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकेंगे, हॉस्पिटल में भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, या कि कहीं से कैसे भी करके क्या हो जाए, ब्लड अरेंज हो जाए। लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे भारत सरकार ने क्या किया है कि मतलब एक तरीके से एक सॉल्यूशन के तौर पे इसको निकाला है, जिसका नाम है ई रक्त कोष। तो क्या करेंगे आप? सीधे क्या करेंगे,
गूगल मैप या ये एक तरीके से गूगल मैप या लाइव डिजिटल नेटवर्क की तरह काम करेगा और तुरंत आपको जो ब्लड है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि TTIS का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की बात कर रहा है। मतलब इसका सीधा मतलब बस इतना समझिए कि ऐसी बीमारियां या इन्फेक्शंस की बात कर रहा है जो बीमार खून लिया गया और किसी जो स्वस्थ मरीज है उसमें चढ़ा दिया गया, तो मतलब बीमारियां वगैरह ना फैलें, तो इसके लिए ये बताया जा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जब हम किसी व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट मतलब सॉरी डॉक्टर्स जो होती है वो क्या करती है, पहले क्या करती है, बहुत मतलब ब्लड की सैंपल्स लेते हैं, जाँच करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर उनको इन्फेक्शन से मरीज को बचाया जा सके। तो ब्लड डोनर जो है, मतलब ब्लड डोनर मतलब खून देने वाला जो है, उसके शरीर में अगर कोई खतरनाक वायरस या कोई बीमारी है तो बिना जांचे उसका खून किसी भी मरीज को ना चढ़ा जा सके। बीमारी उसे सीधे सीधे मरीज को, नहीं तो क्या होगा, बीमारी उसको सीधे सीधे मरीज को हो जाएगी। तो इस खतरे से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो रक्त आधार मतलब इसी की वजह से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो HIV, हेपेटाइटिस B टाइप से ये संक्रमण हो सकता है। भारत हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य, भारत का क्या है, हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य। भारत क्या चाहता है कि होना चाहिए, ब्लड सेंटर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार भारत में सुरक्षित रक्त की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए दिसंबर 2026 तक हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, टाइम पे मतलब मरीज को जब जरूरत हो तो ब्लड टाइम पे उसको मिल जाए। सुरक्षित मतलब ऐसा ना हो कि उसके ब्लड में कोई बीमारी या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो जो डोनर है उसको अगर कोई बीमारी होती है तो इससे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, जांच करते हैं उसका कि ऐसा तो नहीं कि उसको कोई बीमारी है। तो सारी जांच होने के बाद ही मरीज को ब्लड चढ़ाया जाता है। तो सुरक्षित रक्त और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए दिसंबर दो, अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप आपको अचानक से O नेगेटिव या किसी भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ जाए और आप इधर उधर हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जब तक भागेंगे तब तक हो सकता है देरी हो जाए। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत सरकार एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन निकाला है जिसका नाम है ई-रक्त कोष। तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगी ये सब चीज़ें, इसलिए ऐसा किया गया गवर्नमेंट ने। रक्त आदान के माध्यम से फैलने वाले जो संक्रमण कौन कौन से हैं, तो HIV, हेपेटाइटिस B, C, इन सब से बचाया भी जा सकते। इसलिए क्या करता है डॉक्टर, जब भी मरीज को पहले ब्लड चढ़ाता है तो उससे पहले जो भी डोनर होता है उसका पूरा ब्लड चेकअप, मतलब कौन सा क्या उसकी पूरी जाँच होती है उसके ब्लड की, उसके बाद ही मरीज को दिया जाता है। ठीक है, आगे है कि समृद्ध ग्राम पहल WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित। तो समृद्ध ग्राम पहल WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित। 20 अप्रैल 2026 को संचार मंत्रालय की समृद्ध ग्राम पहल, तो ये पूछ सकता है फैक्ट के तौर पे कि समृद्ध ग्राम जो पहल है वो किस मंत्रालय से संबंधित है, तो किससे है, संचार मंत्रालय से संबंधित है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसको कहते हैं WSIS, प्राइजेस 2026 के लिए नामांकित किया गया है। तो यहाँ पे एक नाम आया है समृद्ध ग्राम पहल। पहली बात तो ये जानते हैं कि है क्या, तो यह दूरसंचार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा ये शुरू किया गया एक खास मॉडल है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें इंटरनेट की जो ताकत है उसका क्या करना है, विकास करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इंटरनेट से लोगों को जोड़ना है, विकसित करना है। यह योजना जो है दुनिया के जितने भी सबसे बड़े जो ग्रामीण ब्रॉडबैंड एक प्रोजेक्ट है भारत नेट, उसके नेटवर्क पर यह काम कर रही है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं अपने। ये जो इसका पहला आधिकारिक समृद्धि केंद्र जो था मध्य प्रदेश के उमरी गांव में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पहल का स्वरूप क्या है। यह पहल भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करके समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत करना है। फिजिटल मतलब भौतिक और डिजिटल, जिसको कहते हैं फिजिटल, भौतिक और डिजिटल दोनों से मिला के क्या बनाया गया, फिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो इसे दूर संचार विभाग, जिसको कहते हैं इसे दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के सहयोग से 2025 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-गवर्नेंस के लिए एकीकृत हब शामिल है। अब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन प्राइजेस है क्या, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन प्राइजेस क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आयोजित वैश्विक पुरस्कार है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक संघ है, उसके द्वारा आयोजित वैश्विक पुरस्कार है जो सतत विकास को आगे बढ़ाने वाली
डबोन मेसी आईटीसी परियोजना को क्या देती है, मान्यता देती है। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित वैश्विक पुरस्कार है। टाइम 100 2026 सूची में भारत का वैश्विक प्रभाव। 15 अप्रैल 2026 को जारी टाइम पत्रिका, जिसको क्या है कि टाइम 100 2026 सूची में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में मुख्य भारतीय हस्तियों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी हैं। इस सूची में अभिनेता रणबीर कपूर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और प्रसिद्ध जो एक सेफ है उनका नाम क्या है, खन्ना, विकास खन्ना, वो शामिल है। तो इस सूची में अभिनेता रणबीर कपूर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, अब प्रसिद्ध एक सेफ है उनका क्या नाम है, विकास खन्ना, अभिनेता रणबीर कपूर, ये शामिल हैं। प्रमुख हस्तियां इतनी शामिल हैं इसमें, याद रखिएगा। विविध प्रतिनिधि इसमें सूची मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, वित्त, पाक कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। रणबीर कपूर का प्रभाव, उन्हें बॉक्स ऑफिस से परे जाकर गहरे कलात्मक भावनात्मक अभिनय से भारतीय सिनेमा में बदलाव लाने के लिए पहचाना गया है। सॉफ्ट पावर, इन हस्तियों का शामिल होना भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर क्या होती है, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर देखिएगा, और वैश्विक संस्कृति व नवाचार में उसके प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, टाइम 100 की सूची है क्या, यह एक प्रतिष्ठित वार्षिक सूची है। कैसी सूची है ये, वार्षिक सूची है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को मान्यता देती है। सुंदर पिचाई अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। तो सुंदर पिचाई जो हैं वो किसके सीईओ हैं, अभी मैंने बताया किसके हैं, तो गूगल के हैं, और किसके हैं बताइए, तो अल्फाबेट के भी हैं, जो तकनीकी नेतृत्व में भारत का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के सहायक निकायों में निर्वाचित, जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र का जो इकोसॉक है, ECOSOC के सहायक जो निकाय है उनमें निर्वाचित हुआ है। तो 8 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र में कहाँ पर भारत के स्थायी मिशन की घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रमुख सहायक निकायों में निर्विरोध चुना गया है। कैसे चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है। प्रमुख निकाय देख लेते हैं। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, जिसको कहते हैं CSDT, गैर सरकारी संगठन समिति, NGO समिति 2027 से 2030 और कार्यक्रम तथा समन्वय समिति CPC 2027 से 2029 में स्थान मिला है। तो ये क्या है, इसके प्रमुख निकाय है और इनको ये कैसे इनको स्थान मिला है। पुनर्निर्वाचित भारत के राजदूत जो है प्रीति सरन, क्या नाम है इनका, प्रीति सरन, को 2027 से 2030 के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए फिर से चुना गया है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, प्रीति सरन को। ये क्या है, भारत के राजदूत, इनको 2027 से 2030 के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए फिर से इनको चुना गया है। प्रभाव, ये उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण, विकास और मानवाधिकार शासन में भारत की भूमिका को बढ़ाती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है क्या, इकोसॉक है क्या, देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर नियोजन, प्रोग्रामिंग और समन्वय के लिए एक मुख्य सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। क्या करता है ये जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर नियोजन, प्रोग्रामिंग और समन्वय के लिए एक मुख्य सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। इसके तहत CESCR जैसी समितियां काम करती हैं, जो पर्याप्त भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख अधिकारों की क्या करती हैं, निगरानी करती हैं। भारत द्वारा कॉफी का रिकॉर्ड निर्यात, भारत द्वारा कॉफी का निर्यात रिकॉर्ड। आपके लिए एक होमवर्क है कि कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जानते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 6 अप्रैल 2026 को कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार उच्च कीमतों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में 70% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब ये कि 6 अप्रैल 2026 को कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों, एक बोर्ड है, कॉफ़ी का भी एक बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके आंकड़े हैं, उसके अनुसार उच्च कीमतों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में, आयात में नहीं, निर्यात में 17% की क्या हुई है, वृद्धि हुई, 17% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह $2.136 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मुख्यतः मात्रा और मूल्य, निर्यात की मात्रा 4.65% से बढ़कर निर्यात की मात्रा 4.07 लाख टन हो गई। तो पहले कितना था, 4.65,
अब कितना हो गया, 4.07 लाख टन हो गई। रुपए के संदर्भ में यह 22.47% बढ़कर 18,887 करोड़ हो गया। उत्पादन 2024-25 में भारत ने 3.63 लाख टन कॉफ़ी, रोबस्टा और अरेबिका का उत्पादन किया था। और प्रमुख बाजार इटली, जर्मनी, तो इन सब का ये सब टन वन याद नहीं रखना है आपको, प्रमुख बाजार जरूर याद रखिएगा। इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, तुर्की, मतलब कि जो भारत है वो कहाँ कहाँ कॉफ़ी को भेजता है, तो इटली, जर्मनी कहाँ कहाँ जाती है, तो इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, टर्की भारत के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्या हैं, खरीदार हैं। तो इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम और टर्की ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इंडिया से खरीदते हैं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्तमान में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक है। मीन्स ये कि अगर उत्पादक के मामले में बात करें भारत की दुनिया में, तो 7वां सबसे बड़ा है, और निर्यातक की अगर बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा है। उत्पादक की बात करेंगे तो 7वां सबसे बड़ा है, और निर्यातक की बात करेंगे तो 5वां सबसे बड़ा है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। शोधकर्ता मार्क मैक्रिंडल द्वारा परिभाषित जनरेशन बीटा जो AI नेटिव सोच के साथ बड़ी होगी का जन्म वर्ष क्या माना गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 से 2000 क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, 2025 से 2039 हो जाएगा। शोधकर्ता मार्क मैक्रिंडल द्वारा परिभाषित जनरेशन बीटा जो AI नेटिव सोच के साथ बड़ी होगी का जन्म वर्ष क्या हो जाएगा, 2025 से 2039। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस स्थानिक प्रजाति के संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमित मतलब सीक्वेंस किया है, क्या किया है, सीक्वेंस किया है, जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका है मद्रास हेजहोग। क्या नाम है इसका, मद्रास हेजहोग। थर्ड है इसमें, उड़ीसा की एक 16 वर्षीय एक जुआंग आदिवासी बालिका हाल ही में किस कारण से चर्चा में आई है। तो उड़ीसा की क्या है, ये एक लड़की है, उड़ीसा की एक 16 वर्षीय एक जुआंग आदिवासी बालिका हाल ही में किस कारण से चर्चा में आई है, ये बताना है। तो इसमें बाल स्वास्थ्य, ओलंपिक में पदक जीतने के लिए, बाल स्वास्थ्य एवं बाल विवाह से संबंधित प्रथाओं को पुनर्विचार करने के लिए, अपने गांव को प्रभावित करने के लिए, एक नया स्टार्टअप बनाने के लिए, माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बाल स्वास्थ्य और बाल विवाह से संबंधित प्रथाओं को पुनर्विचार करने के लिए, अपने गाँव को प्रभावित करने के लिए, ये क्या नाम है इसका, जुआंग आदिवासी बालिका, इस नाम से इसको जाना जा रहा है। कितने साल की, 16 साल की, कहाँ की है, तो उड़ीसा की, इस वजह से ये चर्चा में है। अब यहाँ पे देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, ये वाला जो टॉपिक है हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आलस मत करिएगा प्लीज़। और जो मैप वाला पार्ट मिडिल ईस्ट आपको देखने के लिए मैंने कहा है मैपिंग में, वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मुझे यस नो में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।